नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और मैं हूं शुभम। देखिए, इस वक्त हमारे साथ लोजपा रामविलास के सांसद अरुण भारती जी हैं। कुछ राजनीतिक मुद्दों पे हम बातचीत करेंगे। सर, संविधान इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने पर जो है बरसी मनाई जा रही है, क्या कहेंगे इस मामले में? बिल्कुल बहुत ज़रूरी है कि ऐसे कई फैसले जो तत्कालीन कांग्रेस सरकार के द्वारा किए गए थे, जो संविधान के विरुद्ध थे, उनको भी याद करने की ज़रूरत है, ताकि गलत फैसले जब भी हों जो देश के हित में नहीं हो, जनता के हित में नहीं हो, उसको याद करके उन गलतियों को ना दोहराना ही लोकतंत्र को आगे ले जाना होगा। ऐसे ही मामले में एक और भी चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जब 1990 से राजद की सरकार बिहार में आई थी, सब लोग कहते हैं कि जनता का पलायन हुआ। जनता का पलायन तो हुआ ही, साथ ही साथ यहाँ से पूंजी का भी पलायन हुआ। एक औसत अनुमानतः लगभग 25,000 करोड़ रुपए उस समय राज्य से बाहर गए, जिसका अगर आज के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हिसाब से आकलन लगाया जाए तो लगभग 1,75,000 करोड़ रुपए होते हैं जो जंगल राज के समय बिहार से बाहर गए। इस बात का जवाब लालू प्रसाद यादव जी को, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी को और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी को और पूरे के पूरे राष्ट्रीय जनता दल को इस बात का जवाब बिहार राज्य की जनता को जरूर देना होगा। इस बात को बड़ी प्रमुखता से हम लोग चुनाव में भी उठाएंगे। सर, विधानसभा चुनाव नज़दीक है। जीतन राम मांझी ने साफ शब्दों में कहा है कि लोकसभा चुनाव में हमें मन मुताबिक सीट नहीं दिया गया था और इस बार विधानसभा चुनाव में स्वाभिमान से समझौता नहीं होगा सीट के मामले को लेकर के। क्या कहेंगे, किसे देखते हैं? देखिए, गठबंधन के सहयोगी हैं और मुझे लगता है कि इस मामले में अगर उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन जी ऐसी कोई आशंका है तो जाकर के एनडीए के जो बड़े दल हैं, बीजेपी है, जदयू, इनसे बात करें और अपनी बात को रखें। पब्लिक फोरम पे उन्होंने अपनी बात को रखी, ठीक है, लेकिन गठबंधन के अंदर भी इस बात को प्रमुखता से रखनी चाहिए और सही फोरम ये रहेगा कि आप जाके गठबंधन के बड़े दलों से बात करें, सहयोगी से बात करें और उनसे कोई आप फैसला उचित लेकर के। सर, विधानसभा चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार ने बिहार वासियों के लिए खजाना खोल दिया है और कई सारे फैसले लिए हैं, जैसे वृद्धावस्था पेंशन 1,100 रुपये करने की बात हो या जो कुछ भी हो। इस पर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नकलची हो गई है सरकार, हम आगे आगे और सरकार पीछे पीछे। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, तेजस्वी यादव जी के पास न ही शिक्षा का वो स्तर है, न वो संवैधानिक संरचना की समझ है, न ही सरकार चलाने का बहुत गहन उनके पास अनुभव है। ऐसे में वो उल्टी सीधी बयानबाजी करके ही अपने आप को सार्थक रखते हैं। नीतीश कुमार जी ने अभी जो उन्होंने वृद्धा पेंशन, दिव्यांगों का पेंशन बढ़ा करके 1,100 रुपये किया है, ये आज के सामाजिक परिशिष्ट के हिसाब से, परिदृश्य के हिसाब से बहुत ज़रूरी था। सही समय पर उन्होंने इस चीज़ को किया है, इसके लिए उनका धन्यवाद है। हमारी पार्टी उनके लिए उनका आभार प्रकट करती है और बहुत ज़रूरी है कि आने वाले समय में अलग अलग सर्वेक्षण आंकड़ों के द्वारा अगर इसमें आगे बदलाव करने की भी ज़रूरत हो तो उसमें अवश्य बदलाव करें। तेजस्वी जी को माइक लेकर के क्रेडिट लेने के अलावा कोई काम आता नहीं है, लेकिन माइक जब लेते हैं वो तो साथ ही साथ अपने समय के किए गए गलत काम और गलत फैसलों के लिए भी उनको जवाब देना होगा अगर वो क्रेडिट लेने का काम करते हैं। सर, देखा जा रहा है राष्ट्रीय जनता दल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में लालू प्रसाद यादव ने 13वीं बार नामांकन किया है और निर्विरोध नामांकन किया है। कैसे देखते हैं इसको? नहीं, निर्विरोध होना ही था जी। निर्विरोध होना ही था। उनके सामने राष्ट्रीय जनता दल में कहते हैं आंतरिक लोकतंत्र है, लेकिन उसका नमूना आपको दिख ही रहा है। आप याद कीजिए कि जब बाबा साहब की तस्वीर को उनके चरणों में रखा गया था तब कहा गया था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन जैसे ही नामांकन करने की बारी आई तबीयत भी ठीक हो गई, सब कुछ ठीक दिखने भी लगा। तो मुझे तो लगता है कि इनके लिए पद ही पंथ है और इनके लिए पद ही आयुर्वेद है और इसीलिए बाबा साहब की बात आती है तो तबीयत खराब हो जाती है, लेकिन जब पद की बात आती है तो तबीयत एकदम ठीक हो जाती है। खैर, निर्विरोध चुना जाना है उनका ये था क्योंकि उनके सामने और किसी की हिम्मत भी नहीं है कि राजद में उनके सामने कोई
सांकेतिक तौर पर ही खड़े होकर के अपना कोई भी नामांकन करके अपनी उम्मीदवारी जता सके। जिस तरह महागठबंधन में देखा जा रहा है कि कांग्रेस जो है अभी तक सीएम पद, और जो भी महागठबंधन के लोग हैं सीएम पद को लेकर के अभी भी तानातानी चल रही है, कैसे देखते हैं इसको? कोई भी स्पष्ट रूप से कह नहीं रहे हैं कि सीएम कौन होगा आखिर। तनातनी चलनी है, भले ही कांग्रेस कुछ भी कर ले, अभी कितने भी हथकंडे अपना ले, उनको भी पता है कि उनके पास मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं है। अलग अलग लोगों को वो जरूर आगे करके अपनी सीटों की दावेदारी को मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अंत में राष्ट्रीय जनता दल जो भी उनको देगा, जो भी सीटें उनको देगा, उसमें वो संतोष करके महागठबंधन में ही चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस का कोई जनाधार बचा नहीं है, तो राजद के जनाधार पर ही वो अपनी रोटी सेकेंगे। आपको नहीं लगता कि जिस तरह कन्हैया की यात्रा हो या माई बहिनी योजना की बात हो, कांग्रेस अलग ऐलान करती है, तेजस्वी जी अलग ऐलान करते हैं, क्या लगता है अंदर खाने कुछ खटपट चल रहा है क्या? देखिए, खटपट का तो नहीं पता, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि आने वाले समय में राहुल गांधी जी का भी बिहार को लेकर के अपना कुछ न कुछ प्लान है, और हर बार उनका प्लान तेजस्वी जी के नेतृत्व के आगे धाराशायी हो जाता है। कन्हैया को बड़े ही फैन फेयर के साथ लेकर के आते हैं, और जैसे ही तेजस्वी जी का इशारा होता है कि कन्हैया कुमार की यात्रा को बंद कर दिया जाता है। तो युवा नेतृत्व को उभारना भी चाहते हैं, लेकिन तेजस्वी के नेतृत्व के आगे किसी को और निखरने भी नहीं देना चाहते हैं। ये सबसे बड़ी पॉलिसी जो उनकी बनती है, उस स्टैंड पर कांग्रेस कायम नहीं रहती है, ये उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। और अगर ऐसे चलेंगे तो उनका जनाधार तो बचा नहीं है। कुछ समय में उनकी पार्टी भी पूरी तरह से, राजद की पिछलग्गू तो बन ही चुकी है, लेकिन पूरी तरह से समाप्ति के कगार पर भी बढ़ जाएगी। तो ये थे हमारे साथ लोजपा रामविलास के सांसद अरुण भारती जी, जिन्होंने विधानसभा चुनाव हो या फिर मुख्यमंत्री के द्वारा जो चलाए जा रहे योजनाओं, और यहाँ तक कि तेजस्वी यादव के द्वारा जिस तरह से कटाक्ष किए जा रहे हैं, उस पर भी बखूबी बात इन्होंने अपनी बेबाक बात रखी है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें बिहार तक के साथ। शुभम निराला, पटना।